द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इतिहास के पार। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी हम एनी फ्रैंक का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत नाजी अत्याचार और द्वितीय विश्व युद्ध की डरावनी तस्वीरें आने लगती हैं ना। लेकिन आज हम उस इतिहास के पन्नों से थोड़ा आगे बढ़कर एक ऐसी आम सी टीनेज लड़की के शानदार, हाजिर जवाब और कभी न मानने वाले दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अपने कुछ अलग सपने थे, अपनी उलझनें थी और अपना एक पूरा संसार था। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। कागज में इंसानों से ज्यादा सब्र होता है। मतलब जरा सोचिए, एक 13 साल की बच्ची के दिमाग से निकली ये बात कितनी गहरी है। यही वो एक विचार था जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी कि आखिर एनी को ये डायरी लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में होता क्या है कि इंसान अक्सर हमारी बातें सुनकर या तो बोर हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी हमें जज करने लगते हैं। लेकिन एक कोरा कागज, वो बिना किसी शिकायत के, बिना कोई राय बनाए, पूरे धैर्य के साथ आपके मन की हर बात सुन लेता है। भाग 1, कागज में ज्यादा सब्र होता है। और इसी बात को गहराई से समझने के लिए हमें एनी के उस अंदरूनी दुनिया में झांकना होगा। बाहर से देखने पर तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इमेजिन कीजिए, आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, एक बहुत ही प्यारा परिवार है, दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपना दोस्त कह सकते हैं। लेकिन इतनी भारी भीड़ से घिरे होने के बावजूद एनी अंदर ही अंदर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एक ऐसा सच्चा क्लोज दोस्त नहीं था जिसके सामने वो बिना किसी झिझक के खुलकर अपने दिल की बात कह सके। और यही एंट्री होती है किटी की। किटी को इंसान नहीं, बल्कि वो नाम था जो एनी ने अपनी इस डायरी को दिया था। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये कि ये डायरी महज रोजमर्रा की घटनाओं को नोट करने वाली कोई आम किताब नहीं थी। ये इतने भारी अकेलेपन से लड़ने और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था, एक सर्वाइवल टूल था। एनी ने इस निर्जीव कागज को अपना वो सबसे करीबी और सच्चा दोस्त बना लिया जिसकी एक टीनेजर को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तलाश होती है। भाग 2, जीवन का एक संक्षिप्त परिचय। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं ताकि हम उस समय की असलियत को बेहतर ढंग से समझ सकें। उस समय एनी की जिंदगी में एक बहुत अजीब सा कॉन्ट्रास्ट चल रहा था। एक तरफ तो वो भयानक ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं, जैसे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जन्म, फिर नाजी अत्याचारों से बचकर परिवार का रातों रात हॉलैंड भागना, और फिर 1942 में अपनी सबसे प्यारी दादी को हमेशा के लिए खो देना, जिसने एनी के मन में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया था। और वहीं दूसरी तरफ इन सब भारी भरकम चीजों के बीच एनी बस एक नॉर्मल टीनेजर की तरह अपनी स्कूल की जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। 20 जून 1942 की डायरी एंट्री हमें इसी आम सी स्कूल वाली जिंदगी की एक बहुत ही दिलचस्प झलक दिखाती है। भाग 3, क्लासरूम का ड्रामा। इतिहास के उस भारीपन से निकलकर अब हम सीधे क्लासरूम के उस मजेदार और टेंशन वाले माहौल में चलते हैं जिससे शायद हम सभी कभी न कभी गुजरे हैं। ये हिस्सा एनी की कमाल की ऑब्जर्वेशन और उसके तीखे ह्यूमर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। मतलब क्लास का पूरा जायजा लेकर एनी ने सीधे तौर पर अपनी डायरी में लिख दिया कि क्लास के 1/4 यानी 25% बच्चे तो एकदम डमी या बेवकूफ़ हैं और उन्हें तो पास ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक और साल उसी क्लास में रोक देना चाहिए। अब जरा क्लासरूम के माहौल को इमेजिन कीजिए। टीचर्स की वो अहम मीटिंग होने वाली है जो तय करेगी कि कौन पास होगा और कौन फेल। क्लास में टेंशन बिल्कुल साफ महसूस की जा सकती है और एनी अपनी सहेली जीएन के साथ मिलकर पीछे बैठे उन लड़कों पर हंस रही है जिन्होंने छुट्टियों की अपनी पूरी पॉकेट मनी इसी शर्त पर दांव पर लगा दी है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल चुलबुले टीनेज बिहेवियर को दिखाता है, जहां बच्चों के लिए उनके टीचर्स दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। वैसे ज्यादातर विषयों में एनी का कॉन्फिडेंस एकदम हाई था। वो बिल्कुल रिलैक्स थी कि वो आसानी से पास हो जाएगी। लेकिन हर कहानी में एक विलन तो होता ही है ना। यहाँ वो विलन था गणित का विषय और उसे पढ़ाने वाले पुराने ख्यालों वाले थोड़े सख्त टीचर मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग अक्सर एनी से झुंझलाए रहते थे क्योंकि वो उनकी क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार संघर्ष। भाग 4, बातूनी होने की सजा। चलिए देखते हैं कि एक बहुत ज्यादा बात करने वाली स्टूडेंट और एक परेशान टीचर के बीच ये मजेदार जंग कैसे लड़ी गई। तो ये पूरा मामला कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। पहले तो मिस्टर कीसिंग एनी के लगातार बोलने से बुरी तरह चिढ़ जाते हैं।
फिर वो उसे सजा के तौर पर अजीबोगरीब विषयों पर निबंध यानी ऐसे लिखने को देते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा उबाऊ काम देकर वो इस बातूनी लड़की को हमेशा के लिए शांत कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, इसके जवाब में एनी ने पलटवार करने के लिए जो हथियार चुना वो था प्योर लॉजिक और एकदम तीखा व्यंग्य। यहां एनी की स्टोरी टेलिंग का रोल ऑफ 3 बहुत ही कमाल का है। पहली बार सजा मिली एक बातूनी विषय पर निबंध लिखने की। एनी ने तर्क दिया कि भाई बात करना तो स्टूडेंट का बुनियादी हक है और ये आदत मुझे मेरी मां से जेनेटिक्स में मिली है, तो विरासत में मिली चीजों को कोई कैसे बदल सकता है। मिस्टर कीसिंग भी इंप्रेस हुए। लेकिन फिर दूसरी बार सजा मिली एक न सुधरने वाली बातूनी पर। इस बार एनी ने ऐसा निबंध लिखा कि टीचर पूरे 2 पीरियड तक चुप रहे। और फिर आई तीसरी सजा, क्वैक 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 जैसे अजीब विषय पर। इस बार एनी ने अपनी सहेली सैने के साथ मिलकर हंसों पर एक शानदार व्यंग्यात्मक कविताएं लिख डाली। उस कविता में एक पिता हंस अपने ही बच्चों को सिर्फ इसलिए मार डालता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे। और आपको पता है इसका नतीजा क्या निकला? एकदम अल्टीमेट जीत। वो व्यंग पूरी तरह से निशाने पर जाकर लगा। मिस्टर कीसिंग को वो सटायर इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे बिल्कुल सही स्पिरिट में लिया। उन्होंने ना सिर्फ उसी क्लास में बल्कि दूसरी कई क्लासों में भी वो कविता पढ़कर सुनाई। और सबसे बड़ी बात, उनका पूरा रवैया ही बदल गया। उन्होंने एनी को बिना किसी सजा के बात करने की इजाजत दे दी और खुद भी बच्चों के साथ क्लास में मजाक करने लगे। भाग 5, हाजिर जवाबी और रचनात्मक लचीलापन। अब अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें तो इस पूरी कहानी का असली सार निकलकर सामने आता है। इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर हमारे सामने एक ऐसी युवा लड़की की पूरी तस्वीर उभरती है जिसने किसी भी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। उस कम उम्र में अपनी आंतरिक जरूरतों को समझना एक असाधारण इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है। उसने अपनी हाजिर जवाबी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और देखिए कैसे उसने स्कूल की एक बोरिंग सी सजा को भी अपने क्रिएटिव लचीलेपन यानी रेजिलियंस के जरिए एक शानदार जीत और हास्य में बदल दिया। अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने उस मुश्किल समय में भी अपनी इंसानियत को पूरी तरह से जिंदा रखा। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतिहास के सबसे भयानक और अंधकारमय दौर में भी कोई इंसान हास्य ढूंढ सकता है? क्या हम बुरे से बुरे वक्त में भी एनी की तरह ही रचनात्मक लचीलेपन दिखा सकते हैं? अक्सर हमें लगता है कि डर के साये में सिर्फ खौफ होता है, लेकिन एनी की ये डायरी हमें बताती है कि बुद्धि, हास्य और हमारी क्रिएटिविटी ही सबसे मुश्किल वक्त में हमारे सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।